हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और यदि कहीं डाउट होता है किसी को तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आज हम हिंदी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी जेआईसी प्रवक्ता 2021 का पेपर सॉल्व किया है और हिंदी टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व किया है। जिन लोगों को देखना हो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इससे पहले हमने 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। 36 क्वेश्चन से हम प्रश्न को आगे लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, उसको हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। ठीक है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। दूसरा है, सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। सदस्यों नहीं होगा, सदस्य का होगा। दूसरा है, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। आदियों नहीं होता, आदि के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। और नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन है वो है, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। यही वाक्य हमारा शुद्ध है। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, तुम्हारे मुंह घी शक्कर का सही अर्थ होगा। पेपर को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करवाने से क्या होता है कि पेपर कम प्रश्न बन पाते हैं। जिन लोगों को व्याख्या चाहिए वो हमने इसके साथ ही मेंशन किया है। जिन लोगों को व्याख्या देखना है वो वीडियो को पॉज करके व्याख्या आराम से देख सकता है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा रहा है कि प्रश्न जो है किसी न किसी रूप में प्रश्न रिपीट होते ही हैं लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम के। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही आप सभी को ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपर का जो पैटर्न है वो मिल जाएगा। जिन लोगों ने 2021 में पेपर नहीं दिया था उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है। तो ये वीडियो है, तो आप लोग उन लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि जो लोग वीडियो को वो पेपर को पहली बार दे रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने 2021 में एग्ज़ाम नहीं दिया है उन लोगों के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2021 से ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। इसी के उद्देश्य से कि हमको उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है कि लोगों को थोड़ा सा पेपर का पैटर्न पता चले। तो आप इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये हमें बताना है इसका सही शुद्ध अर्थ। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारे बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो और सदैव मीठा बात ही बोला करो। तो आंसर जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तुम्हारे मुँह ईश्वर करे तुम्हारी बातें सत्य हो, तुम्हारा समाचार सत्य हो, यही इसका आंसर है। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित इनमें से एक विदेशी भाषा का अर्थ शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द हमें बताना है। तो कातर है, पंक्ति है, श्रेणी है और श्रृंखलाएं, ये तीनों ही जो शब्द हैं वो हिंदी के हैं। कातर नहीं है, कातर विदेशी भाषा का शब्द है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निश्चित शब्द में कौन सी संधि है। निश्चित शब्द में संधि हमें बताना है। ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और विसर्ग संधि। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, नी प्लस च। ठीक है, मतलब च। ठीक है, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की कथा की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा क्या है। एक इसका विधा हमें बतानी है, जीवनी है, आत्मकथा है या फिर यात्रा साहित्य रेखा चित्र। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सही, आत्मकथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण शांति प्रिया द्विवेदी की ये आत्मकथा बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम में, परिव्राजक कथा वो प्रजा। इसके बाद प्रश्न है दूसरा हमारा, जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द। तो कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है, अधिक खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी होता है। तो अधिक के लिए अपव्ययी, ठीक है, कम के लिए मितव्ययी। आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है, वो रचना हमको बतानी है। हम बिस्पाई जन्म के हैं, सूत की माला, प्रभात फेरी और विसर्जन। ये आंसर 4 दिए हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आयोग के द्वारा ये प्रश्न गलत माना गया था। और हमने जो इसका जो व्याख्या कर रहे हैं प्रश्न पत्र की, वो भी हम आयोग के आधार पर ही कर रहे हैं। और उसी के आधार लेकर हमने ये उसकी आंसर की के आधार पर ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये प्रश्न जो था वो आयोग ने हटा दिया था। ठीक है,
तो इसको हम डाउट में छोड़ देंगे। हालांकि मैं इसकी व्याख्या भी लिखी है, आप समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा और क्या हो सकता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन हमें बताना है कि किसका है, कि अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति पर प्रहार किया है, ऐसा माना है। वो कौन से कवि हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद है, नागेंद्र और बच्चन सिंह है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 4 सही। बच्चन सिंह के द्वारा ही माना गया है कि बिहारी ने जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का इग्नोर किया है, ग्रामीणों को, तो इसीलिए आंसर है वो हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चन सिंह। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रस सूत्र की किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग से न्याय के आधार पर की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। 2022 के लिए आप लोग इसे मेंशन जरूर करें स्टार लगा के। तो बताना है कि जो हमारे रससूत्र के 4 व्याख्याता थे उनमें से किसने चित्रंग की व्याख्या की है। ऑप्शन है शंकुक हैं, लोलट है और अभिनव गुप्ता हैं, भट्टनायक हैं। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। शंकुक के द्वारा चित्रंग की जो व्याख्या है वो की गई है, शंकुक ने माना है। दूसरा है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष महाप्राण ध्वनि हमें बतानी है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे 5 जो व्यंजन वर्ड हैं उनमें से पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ड होता है वो अल्पप्राण होता है, और दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो महाप्राण ध्वनि में माना जाता है। तो उसी के आधार पर हमको बताना है कि अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो आंसर है का है, खा है, गा है, डा है और धा है। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। खा को माना गया है अल्पप्राण ध्वनि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, व्याख्या पूरी दी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि मतलब कितने अच्छे से इसको सॉल्व किया गया है। इस प्रश्न पत्र को बहुत ही मेहनत लगी है इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में। तो आशा करते हैं आप लोग एक लाइक जरूर देंगे हमको। तो इसके बाद प्रश्न है दूसरा, 46 का संवत 1631 करहूँ कथा हर पद धर शीस। ठीक है, ये पंक्तियां बतानी है कि किस काव्य ग्रंथ की हैं। उपयुक्त प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया है। बताना है कि किस और किस कथानक के बारे में, किस रचना के बारे में। ऑप्शन है पद्मावत है, अनुराग बांसुरी, रामचरित और रामचरित चिंतामणि। ठीक है, तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। रामचरित मानस की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस। इसके बाद दूसरा है प्रश्न, एक वाक्य में आपादन कारक का प्रयोग हुआ है। आपादन कारक हमें बताना है कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाण मारा। दूसरा, हाथी के द्वारा पेड़ गिराया गया। तीसरा है, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो जो आंसर है वो है मतलब 4 सही। ठीक है, जिसमें आपादन कारक है 4 में, लड़का बाजार से लौटा यानी कि बाजार से अलग। जहाँ तक है कि अपादान कारक में अलग होने के योग में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी है, शिकारी ने तीर से बाण मारा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, से का प्रयोग हो रहा है यानी कि करण कारक का प्रयोग हो रहा है। इससे उद्देश्य से मतलब किसी का प्रयोग लेकर, सहायता लेकर काम किया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें है ना करण कारक होगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, निशाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निशाय हिंदू उपन्यास प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लज्जाराम शर्मा हैं, राधा कृष्ण दास हैं। तो आंसर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा। राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा हुआ निशाय हिंदू एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इसकी व्याख्या है 1990 में इन्होंने ये लिखा है, और निशाय हिंदू। और ये मतलब गायों का जो वध होता है ना उसके आधार पर इन्होंने उसका प्रहार किया है, इसीलिए इसका नाम निशाय हिंदू रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, मंगलेश डबराल की कविता संग्रह है। मंगलेश डबराल का हमें कविता संग्रह बताना है। ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश और हरी घास पर क्षण भर। ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा सही, आंसर जो होगा वो हमारा 2 सही हो जाएगा। मंगलेश डबराल की जो रचना है पहाड़ पर लालटेन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्जाम में आती है। आप लोग इसे ज़रूर इसे मेंशन करें अपने नोट्स में। ठीक है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, प्रारब्ध है, नियत है, भवितव्य है और नियत है। तो आंसर हो जाएगा नियत और नियति।
ठीक है। नियत मतलब होता है इरादा और नियत मतलब होता है भारत। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, कि हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना का जो कवि के अकॉर्डिंग सही नहीं है मिलान, वही हमें बताना है। ऋण जल धन जल क्या है, विधा के अकॉर्डिंग बताना है, सॉरी, उसका नाम नहीं बताना, उनके रचयिता का नाम नहीं बताना है, विधा बतानी है कि कौन सी ये रचना किस विधा की है। ठीक है। तो ऋण जल धन जल रिपोतर्जा है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, आत्मकथा आवारा मसीहा ये है, और जूठन ये संस्मरण है। तो आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा 4, क्योंकि ये जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है, ना कि ये संस्मरण। ठीक है। और ये 1997 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है, मतलब किसने छल को संचारी भाव माना है, वो हमें बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल है, नागेंद्र देव हैं और भिखारी हैं। तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा। देव के द्वारा ही छल को संचारी भाव माना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है, तांबे के कीड़े और लघु नाटक के लेखक हैं। लघु नाटक यानी कि एकांकी को लघु नाटक भी कहते हैं और एकांकी तो हम कहते ही हैं। कभी कंफ्यूज ना होइए इस बात में कि लघु नाटक कौन से, हमने तो पढ़े ही नहीं हैं। तो लघु नाटक एकांकी को ही कहा जाता है। बताना है कि तांबे के कीड़े किसकी है, मोहन राकेश की, भुवनेश्वर की, राम कुमार वर्मा की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो आंसर हो जाएगा 2 सही। भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया ये लघु नाटक या एकांकी है तांबे के कीड़े। ठीक है। इसकी व्याख्या भी है साथ में, जिन लोगों को पढ़ना हो आराम से व्याख्या को पढ़ सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन का प्रयोग हमें बताना है किस वाक्य में हुआ है, वो वाक्य कौन सा है। ठीक है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो बताना है कि लड़कों ने कहा एक वचन में हमें बताना है। दूसरा है लड़के ने कहा, तो जैसा कि पता चल रहा है ऑप्शन से, आंसर हमारा 2nd सही हो जाएगा, लड़के ने कहा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 55, पंत जी की रचना बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन हमें बताना है इसका है कि जो पंत की जो बीड़ा और पल्लव रचना है उसमें अंग्रेजी भाव और शब्द बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये कथन किसका है, तो ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है और रामलाल शर्मा का है और बच्चन सिंह का है। तो आंसर हमारा 2nd सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि जो पंत की बीड़ा और पल्लव जो रचना है उसमें अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव मिलता है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य अपेक्षित है। ठीक है। एक प्रश्नवाचक प्रश्न, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बताना है। तो आंसर हमारा 2nd वाला सही हो जाएगा, अल्प विराम एक पूर्ण विराम। ठीक है। एक अल्प विराम है, एक पूर्ण विराम है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद, ये बताना है किस विधा की है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ एक इनका महत्वपूर्ण जो है उपन्यास रहा है। इसकी जो रचना है 1907 में की है। ठीक है। अधिकला फूल की 1907 में और इसकी रचना 1899 में। ठीक है। ठेठ हिंदी ठाठ, तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा, उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इसके बाद प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। रत्नाकर जोपम का कथा जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है। महायानी सिद्धियों से है, वज्रयानियों से है, नाथों से है, जैनों से है। तो आंसर जो सही है वो हो जाएगा वज्रयानियों, जो वज्रयानी सिद्ध थे उनसे संबंधित ये रचना है। रचना का नाम है रत्नाकर जोपम कथा, इसको ज़रूर याद करें आप लोग। इसके बाद प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसी का जो दास का प्रतिरोधात्मक विचार व्यक्त करने के लिए करने वाले विद्वान हैं। तो ये हमें बताना है कि ये किसका मानना है कि कबीरदास का जो आंदोलन है विद्रोह मूलक रहा है। साथ ही तुलसीदास का जो है
उसका जो साहित्य पर जो माध्यम से समाज पर उन्होंने जो प्रहार किया है वो भी एक आंदोलन से कम नहीं है, उनका प्रतिरोधात्मक कार्य रहा है, ऐसा माना है किसने। ऑप्शन देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, नागेंद्र ने, बच्चन सिंह ने और राम कुमार वर्मा ने। तो ये कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह के बहुत कथन आते हैं, तो आप लोग बच्चन सिंह की अगर किसी को किताब मिल जाती है तो आप बहुत उसको पढ़ लेंगे तो भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा बच्चन सिंह की किताब से, ठीक है। इसके साथ ही अगर पढ़ने की बात करें कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो भी किताब ऑथेंटिक है उसी को पढ़ें, ना कि गाइड में कभी कभार मिस्टेक भी मिलता है। तो कोशिश करें कि ऑथेंटिक किताब को ही अपनी स्टडी बनाएं, माध्यम बनाएं, तो उसी को पढ़ें, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें प्रश्न भी हमें ऑथेंटिक मिलते हैं, हमें जो भी मिलेगा वो सारा ऑथेंटिक होगा। गाइडों में ऐसा नहीं होता है, गाइडों में कुछ गलत मिसप्रिंट होता है, कभी वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो या तो बच्चन सिंह की किताब पढ़ें, या फिर गोविंद पांडे की पढ़ें, या फिर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इन 3 किताबों में से अगर किसी पे हैं तो आप उसकी स्टडी अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है 60, उर्दू आगत शब्द है, कहाँ से आया है ये बताना है। उर्दू पहला है फ़ारसी है, अरबी है, पश्तो है, तुर्की है। तो आंसर 4 हो जाएगा। जो उर्दू शब्द है वो तुर्की का शब्द है। इसके बाद मीराबाई का उपन्यास, मीराबाई की उपासना, मीराबाई की उपासना है किस प्रकार की है, ये हमें बताना है कि मीराबाई जो उपासना करती थी भगवान के कृष्ण के प्रति वो किस प्रकार की थी। माधुर्य भाव की थी, साक्य की, दास की, या फिर वात्सल्य भाव की थी। तो आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। माधुर्य भाव से मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना करती थी, और साक्य भाव से करते थे सूरदास, और दास्य भाव से जो उपासना करी है वो है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ने की है। इसी आधार पर ये 3 प्रकार मिलते हैं हमें उपासना के, ठीक है। और चौथा भी मिलता है वात्सल्य, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं मिला है कि उसका कोई एक वो हो। दूसरा प्रश्न है कान्हा शब्द है, कान्हा शब्द है किस प्रकार का, तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, और अर्ध तद्भव है। तो आंसर हो जाएगा 3rd सही, अर्ध तत्सम माना जाता है कान्हा। इसके बाद प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन गीत नाट्य नहीं है, गीत नाट्य हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधा युग, और सुमित्रानंद पंत का ज्योतिषनाव। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 सही, ज्योतिषनाव। आचार्य सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई रचना है ज्योतिषनाव। ये एक गीत नाट्य नहीं है, बाकी ये तीनों ही रचना गीत नाट्य हैं, करुणालय, अनग और अंधा युग। इसके बाद प्रश्न दूसरा है भक्ति काल के किस कवि ने बैरवे नायिका भेद लिखे हैं, भक्ति काल के किस कवि ने बैरवे नायिका भेद लिखे हैं ये बताना है। रहीम है, रसखान है, नंददास है, और कृष्ण दास है। तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। रहीम दास के द्वारा ही हमारे भक्ति काल में जो नायिका भेद लिखे गए हैं, वो बैरवे नायिका भेद वो रहीमदास के द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद प्रश्न है कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, या फिर कान पे जूं बाल तक ना जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं ध्यान देने के लिए हम लोग कहते हैं कान पे जूं रेंग नहीं पाता, कान पे जूं नहीं रेंगता, ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास तो खस से माना जाता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। और जिन लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ व्याख्या देखनी है तो वो आराम से अपनी व्याख्या देख सकता है। मैंने साथ में इसीलिए मेंशन की है व्याख्या को कि अगर नहीं बता पा रहे हैं तो बच्चे अपना काम तो पूरा कर ही लें। तो इसी आधार पर उसको व्याख्या को मेंशन किया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है बताना है। सरासन है, असी है, कोदंड है, और पिनाक है। तो आंसर हो जाएगा 80। 80 धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे धनुष के पर्याय हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा दूसरा निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की रचना बताना है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रसाद, प्रीति पावस, और लक्ष्मी वासन विलास, लक्ष्मी विलास, ये 4 कृतियाँ हैं। और घनानंद की नहीं है तो वो आंसर है 4। पक्षी विलास जो रचना है वो घनानंद की नहीं है, बाकी तीनों ही रचनाएं घनानंद की हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है ये घनानंद की और बाकी कवियों की रचनाएं हैं। जब आप फुर्सत में बैठें तो आराम से इन रचनाओं को अपने एनालिसिस करें, इन्हें पढ़ें, याद करें। इसके बाद प्रश्न दूसरा है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना, पानी घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना, और अत्यंत लक्षित होना। तो आंसर जो होगा
अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, इसमें गलत दिया हुआ है, आप लोग इसे 4 करें। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का बताना है। चंद्रशेखर, चंद्रपाणी और चंद्रकांता, राजपुरुष। राजपुरुष जो है ये तत्पुरुष समास में आता है, राजा का पुरुष। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए अलंकार है। जहाँ पर जो है उपमेय का प्रतिषेध करके उपमेय को पीछे करके उपमान की स्थापना की जाती है, वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है अपनहृदय अलंकार। और आंसर 4 सही हो जाएगा हमारा, अपनहृदय अलंकार। इसके बाद प्रश्न दूसरा है यथा धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष वचन है। तो ये लकारें हैं, लकारों को हमने इसके साथ ही मेंशन किया है, जहाँ 2-3 जगह पर है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑप्शन है तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत, तिष्ठेत। तो बताना था हमको प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर हमारा फर्स्ट सही, तिष्ठेयु। ठीक है, फर्स्ट सही हो जाएगा। ये उसकी व्याख्या है। इसमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। ठीक है, एक पतवार का हमें पर्यायवाची बताना है। अर्जुन है, दुर्योधन है, कर्ण है और या फिर नकुल है। तो आंसर जो होगा वो हमारा 3rd सही हो जाएगा। कर्ण के द्वारा ही इनको नदी पार कराई गई थी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा कर्ण सही। ठीक है, 3rd वाला सही आंसर है कर्ण। इसके बाद प्रश्न है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। तो ऑप्शन है श्लेष का है, विरोधाभास, भावना और अतिशयोक्ति। तो आंसर हमारा विरोधाभास हो जाता है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर विरोधाभास विभावना अलंकार होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है वर्वे छंद है। वर्वे छंद एक सममात्रक छंद है, अर्ध सममात्रक छंद है, विषम छंद है या फिर अर्ध विषम मात्रक छंद है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 सही, 2 सही हो जाएगा। अर्ध सममात्रक छंद है वर्वे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर सक्सेना की नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ और एक शहर की मौत। तो आंसर जो है हो जाएगा 4 सही, एक शहर की मौत ये नहीं है सर्वेश्वर दास सक्सेना की रचना। बाकी ये तीनों ही रचनाएं सर्वेश्वर दास सक्सेना की हैं। ठीक है, ये अमृता प्रीतम की रचना है, एक शहर में मौत अमृता प्रीतम की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती है, सिंधी है, राजस्थानी है, पश्चिमी है, हिंदी है। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अर्ध तत्सम मात्रक है, अर्ध सममात्रक छंद है। ठीक है, आंसर 2 सही है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना की रचना नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा एक शहर की मौत, ये अमृता प्रीतम की है। ये तो हमने बता दिया था, पेपर थोड़ा सा हमसे हट गया था, हिल गया था पेज हमारा, तो इसी चक्कर में हमसे थोड़ा सा हो गया है गलत, तो कॉपरेट करें इसको। इसके बाद प्रश्न है 77 सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती है, सिंधी है, राजस्थानी है और पश्चिमी हिंदी है। तो आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा। सिंधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी ये तीनों ही भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, तर्जनी। तर्जनी तत्सम शब्द है। इसके बाद तुलसीदास चंदन घिसे रचना के लेखक हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के द्वारा ये रचना लिखी गई तुलसीदास चंदन घिसे। ये हास्य कलाकार, हिंदी साहित्य जगत के हास्य लेखक माने जाते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन लेखक कौन हैं। राधाचरण गोस्वामी हैं, राधा कृष्णदास हैं, खड़ग बहादुर मल हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन उपन्यास है, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।